92% बिग एफएम का मैं हूँ खुराब आदित्यन और आज मेरे साथ जो है बैठे तीन बहुत ही नामी ग्रामी इन्फ्लुएंसर हैं एक्चुअली इन्फ्लुएंसर भी है और आज मेरे साथ तीन बहुत ही नामी ग्रामी डॉक्टर्स बैठे हैं। और क्यों आज यहाँ पर आया हूँ मैं एट फोर्टिस स्पोर्ट्स ओखला रोड, ये जानने के लिए पहले तो जरा जानते हैं इन सबके नाम। प्लीज एक बार बताइए, अपने अपने नाम बताइए। मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आई एम डॉक्टर नमन वाहल, सीनियर कंसल्टेंट हियर एट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल And a very famous influencer on Instagram. वाह, मतलब not famous than, not more famous than you. बहुत फेमस है, बहुत वीडियो देखे हमने इनके भी। हाँ जी बताइए। मैं डॉक्टर पुलक पातस्या हूँ। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एट फोर्टिस स्क्वाड्स एंड फाउंडर ऑफ स्टेप अप जॉइंट्स एंड एज खुराबादी नितिन सेज अ लिटिल फेमस ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर एक और है फेमस पर्सनालिटी। I am Dr. Aditya Jain. I am a senior consultant orthopedics at Fortis Escorts and co-founder of Step Up Joints, orthophysio lifestyle care. क्या बात है। अच्छा, इसके बारे में जानना चाहूँगा जो स्टेप अप आपने बोला इसका, लेकिन दिस इज ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ नाउ कि आप मतलब इतने अच्छे नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं, यू आर ग्रेट एट योर जॉब, बट आपका जैसे इंस्टाग्राम भी बड़ा चलता है और उस पर भी रील्स बड़े आपके वायरल होते हैं। दिस इज बिकम पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ नाउ, है ना? Absolutely. इससे पहले सवाल करना मुश्किल है। पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं ना। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आप जो कर रहे हो इट्स नॉट फॉर पर्सनल, व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली फिलैंथ्रोपी, क्योंकि आपकी वीडियोस की वजह से इतने लोग की आप मदद कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स दैट यू हैव क्वेश्चंस इन योर हेड और गूगल देवता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यू कांट रियली ट्रस्ट देम। हां, यू कांट रियली ट्रस्ट देम। व्हेन अ डॉक्टर टेल्स यू दैट, देन वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। इसमें ना मैंने एक वीडियो में ऐसे बोला भी था कि हम जो हेल्थ एडवाइस देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो इतनी चल रही है फिटनेस वाली फील्ड, करेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ द एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स हु आर नॉट डॉक्टर्स, एब्सोल्युटली, हु आर प्रोबेबली नॉट इवन फिजियोथेरेपिस्ट, हु आर मतलब उनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, दे आर जस्ट सेलिब्रिटीज, करेक्ट, हु आर गिविंग एडवाइस एंड पीपल आर फॉलोइंग देम। या So if we stay in our bubble and we don't come out and talk on YouTube, Instagram, तो मतलब फिर क्रेडिबिलिटी क्या है? मतलब उनको हमें ही इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू ये भी सेवा है, ये भी समाज सेवा है। ये जो आप वीडियो बना रहे हो और लॉट ऑफ पीपल मैं थिंक अरे इनको फॉलोअर की बात नहीं, ये भी एक सेवा है जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। यू नो, आपको जो एंड यूजर है वो आपको पैसे थोड़ी दे रहा है इस इन्फॉर्मेशन के। So I think that's exactly what he said कि एक हाई टाइम आ गया था बेसिकली व्हेन डॉक्टर्स और जो एजुकेशन जो लोग एक्चुअली बताना चाहिए जिनको, अब उनको फॉरवर्ड आके बताना चाहिए। It's not about, I think, followers, it's just about education. Correct. That by just basic education of any field, आप एक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो with a good education. Correct. Once the patient understands कि मेरा पहला गोल is lifestyle modification, तो उसकी 80% प्रॉब्लम ऐसी ठीक हो जाएगी। The surgical part comes on later, but the first and foremost thing is lifestyle modification. और ये जो स्टेप अप है आपका जो आपने बनाया कि थोड़ा कंपनी वाले बताइए क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हम तो फोर्टिस स्क्वाड्स हैं, अब हमें एक और कंपनी का नाम पता लग रहा है, इससे चक्कर क्या है? तो बेसिकली ऑल थ्री ऑफ अस वर फ्रेंड्स। हम एम्स में साथ थे, एम्स दिल्ली में, वी ट्रेन टुगेदर एंड हमारी ओवरऑल अप्रोच टू ऑर्थोपेडिक्स थोड़ी अलग थी। हम इसको ऑर्थोपेडिक्स 3.0 कहते हैं। अच्छा। तो ऑर्थोपेडिक्स 1.0 थी प्लास्टर लगा, ऑर्थोपेडिक्स 2.0 थी कि सर्जरी कर दी, बेड पे छोड़ दिया। ऑर्थोपेडिक्स 3.0 है पेशेंट को और ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे डॉक्टर आदित्य बोल रहे थे, ट्रीटिंग द पेशेंट बिफोर दे रीच द एंड स्टेज डिजीज, इससे पहले कि उनका घुटना खराब हो या उनका कूल्हा खराब हो या उनकी बैक पेन इतनी सिवियर हो जाए, उससे पहले हम इंटरवीन करके उस प्रॉब्लम को डिले करें, राइट, सो दैट दे कैन लिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको हम हेल्थ स्पैन कहते हैं। पहले लाइफ स्पैन की बात होती थी, आप कितना लंबा जीते हो, अब बात ये होती है कि आप कितना लंबा जीते हो और कितना अच्छा जीते हो। करेक्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मोबाइल, टू बी एक्टिव, टू एंजॉय थिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। बाहर जाके आप शादी में जाओ, लोगों के साथ घूमो, डांस करो, इंटरनेशनली घूमो। बहुत लोग आज के ज़माने में हमारी ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट इसलिए कराते हैं ताकि वो अपने बच्चों से यूएस जाके मिल पाए, कनाडा जाके मिल पाए, बिकॉज यू हैव टू वॉक अ लॉट देयर। तो इस आइडिया को ऑर्थोपेडिक्स 3.0 को हमने स्टेप अप जॉइंट्स के नाम से सेटअप किया। ऑल थ्री ऑफ अस आर को-फाउंडर्स ऑफ दैट कंपनी, व्हिच इज नाउ इन कोलैबोरेशन विद फोर्टिस स्पोर्ट्स, बिकॉज दिस इज आवर हॉस्पिटल जहां हम सर्जरी करते हैं। क्या बात है, ये तो मैंने नई चीज सुनी। मतलब एक कंपनी बनाई है आपने और वो यहाँ पर आके सर्जरीज करते हैं। So you have like a sort of a tie-up with the hospital. Yeah. So it's a surgical tie-up, and we see patients here. Yeah. We also see patients in our center, but this center is mostly focused on doing surgeries. And with a good setup, like there's a good ICU backup, बहुत अच्छी कार्डियोलॉजी की फील्ड, बहुत अच्छी फिजिशियन एंड मल्टीपल, आई थिंक होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं जिसको, कि सारे डॉक्टर्स मिलके एक साथ पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। सो इफ अ पेशेंट नीड्स बेसिकली 90 इयर्स का फ्रैक्चर का पेशेंट आ गया, उसको सिर्फ सर्जरी नहीं चाहिए, उसको एक फिजियो भी चाहिए, उसको एक कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, फिजिशियन भी चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट भी चाहिए। सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सर्जिकल पेशेंट्स इज फोर्टिस, एंड आई थिंक इससे बढ़िया एक सेटअप नहीं हो सकता फॉर अ पेशेंट हु एक्चुअली नीड्स सर्जरी और हु इज लिटिल बिट सिक। तो ये हॉस्पिटल उसको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अच्छा, आप तीनों अपनी फील्ड के धुरंधर हैं।
तो मैं तो सिर्फ सवाल पूछूंगा एंड यू नो जस्ट टेक अ पिक जो उसका जवाब देना है। बढ़िया। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि जितनी भी आजकल यू नो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं वो ज्यादातर आप लोग किस में देख रहे हैं? प्रोफेशनल एथलीट्स में ज्यादा होती है या जो जिम गोअर्स वगैरह हैं या जो पार्क में दौड़ रहे हैं उनको भी हो रही है? एक्चुअली ये बहुत ही आपने सही सवाल पूछा है, बिकॉज स्पोर्ट्स इंजरी से लगता है कि हमें एथलीट्स में हो रही होगी, करेक्ट। बट आई कैन से विद कॉन्फिडेंस 60 to 70% जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो एथलीट्स नहीं है, उनको हम बोलते हैं वीकेंड वॉरियर्स। अब आपने वीकेंड पे आपको इनवाइट कर लिया, आपने जाके बॉलिंग भी करा ली, बैटिंग भी कर ली, मजा भी आ गया, बट उसमें कुछ ना कुछ आपका पुल हो गया या नी ट्विस्ट हो गया। आपने सोचा कि मैं आज भी जंप करके चौका रोक लूंगा, करेक्ट। आपने जंप भी मार दी, चौका भी शायद रोक लिया, बट देन कुछ नी ट्विस्ट हो गया, कुछ एंकल ट्विस्ट हो गया। तो ये वाले पेशेंट्स जो है ना, ये हमारे पास मैक्सिमम आते हैं, विच कंप्राइजेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो एटलीस्ट 60% ऑफ दीज पेशेंट्स आर नॉट प्रोफेशनल एथलीट्स बट वीकेंड वॉरियर्स। इनफैक्ट नॉट जस्ट ये रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स वाले, बट जिम गोर्स। अभी ये देखा, सारी रील देखी, जिम जाना है, मसल बनानी, which is the latest trend। या कोई अगर कोई सुंदर लड़की आ गई तो उसके सामने और वेट उठा लिया, उठाया जा रही है, पर मैं तो करे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉमन है। और एज डॉक्टर नमन सेड कि जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है ना, वो सिर्फ इंजरी नहीं होती बेसिकली। तो ये मैं बताना चाहता हूँ सारे लोगों को कि स्पोर्ट्स इंजरी में एक टेनिस एल्बो भी आता है, करेक्ट, एक प्लांटर फेशियाइटिस भी आता है। सो एनी पैथोलॉजी दैट इज नॉट इन्वॉल्विंग अ बोन और कैन इन्वॉल्व लिगामेंट, टेंडन, कुछ भी हम लोग हिंदी में मांसपेशी बोलते हैं, चाहे उसका खिंचना, चाहे उसका स्ट्रेन होना, चाहे उसका टूटना, चाहे उसका ट्विस्ट होना, ये सब एक स्पोर्ट्स इंजरी में आता है। तो स्पोर्ट्स इंजरी नॉट ऑलवेज कि आपको खेल में ही होगी। अगर आपने गलत तरीके से कोई अपने डेली रूटीन भी कर रहे हो, जैसे कोई डेली रूटीन से कि कोई घर के काम कर रही है, कोई लेडी, उसका विटामिन डी कम है, उसकी मसल स्ट्रेंथ पुअर है, तो उसको टेनिस एल्बो हो जाएगा। दैट इज आल्सो स्पोर्ट्स इंजरी। नॉर्मली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज जो है बार बार रिपीट होती है, कई लोगों को बार बार हो जाती है, तो ये क्यों होता है? मतलब वो तो भला चंगा हो जाना चाहिए ना, अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है? सो इट्स एडिंग टू व्हाट द अदर टू वर सेइंग, मेरे को ये भी लगता है कि प्रोफेशनल एथलीट्स भी हमारे पास बहुत आने लगे हैं, बिकॉज अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। पहले होता था कि सचिन को टेनिस एल्बो हुआ तो यूएस जाएगा सर्जरी कराने, अभी हो गया कि नीरज चोपड़ा ने मुंबई में सर्जरी कराई है, और सचिन जाएगा यूएस कराने और वहाँ पे भी एक इंडियन डॉक्टर एग्जैक्टली सही बात। डॉक्टर तो हमारे तो इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। सो डॉक्टर आदित्य वाज इन यूएस फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, डॉक्टर पुलक वाज इन जापान फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, आई वाज इन जर्मनी फॉर 3 to 4 years। सो इसलिए हम लोगों की वो ट्रेनिंग जो है फ्रॉम एम्स दिल्ली टू आउटसाइड टू प्राइवेट सेटअप, गवर्नमेंट, सब तरफ से, सो वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव wholesome training of orthopedics, seeing all kind of patients, all kind of sports persons and everything। तो इसलिए जो वो बोल रहे हैं ना, पेशेंट्स को बाहर जाने की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल एथलीट्स स्पेशली हैव स्टार्टेड इंडिया में ट्रीटमेंट लेना, एंड अभी ये भी चेंज हो गया। पहले ये था कि कबड्डी प्लेयर को चोट लगी तो करियर खत्म हो गया, अब ये है कि कबड्डी प्लेयर चोट के बाद ACL की सर्जरी करा के कैन गेट बैक टू प्रो कबड्डी। सो एक वो नोशन चेंज हुआ है प्रोफेशनल एथलीट्स में भी कि इंडिया में भी आपको अच्छी स्पोर्ट्स इंजरी की सर्जरी का एक्सेस है। अब दूसरी बात की बार बार क्यों होता है, इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपको एक बार टेनिस एल्बो हुआ, ठीक हो गया, 6 महीने बाद फिर से हो गया। आई थिंक उसका मेन रीजन ये है कि लोग रिहैबिलिटेशन अच्छे से नहीं करते। मतलब रिहैबिलिटेशन से सबसे पहला मतलब है दैट आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में धीरे धीरे वापस जाते हैं। आप ऐसा नहीं है कि अब दर्द कम हो गया तो कल से आपने वेट उठा लिया। यू हैव टू गो बैक स्लोली इन अ ग्रेडेड मैनर। वो एक चीज है जो पेशेंट्स को समझाना, उनको इन्फॉर्म करना और उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझाना बहुत जरूरी है, विच इज राइट नाउ मिसिंग इन द सिस्टम। हम वही कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ही बात कर रहे हैं। आई मेट विद एन एक्शन ऑन स्टेज, तो मेरा C1 फ्रैक्चर हो गया, तो अभी भी या सो दैट्स व्हाट माय ऑर्थोपेडिक्स टीम टोल्ड मी दैट यू हैव टू स्लोली गेट इनटू इट। ये मत सोचना कि आज मेरे को अब मेरी गर्दन बहुत बेटर होगी, कल तो देखो मैंने फटे चल देने, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं ये वाला जो एग्जांपल ना सबको देता हूँ, जो इतने स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं वो बोलते हैं सर मुझे 2 महीने बाद मैच खेलना है, मुझे 4 महीने बाद खेलना है। तो मैं सबको ऋषभ पंत का एग्जांपल देता हूँ। तो उनकी इंजरी हुई एंड ही केम बैक आफ्टर एन ईयर। सो ईयर उन्होंने क्या किया, सर्जरी तो एक ही दिन हुई थी, सो ही फॉलोड अ ग्रेडेड प्रोटोकॉल। ग्रेडेड मतलब एक महीने पहले ये अचीव करोगे तो फिर दूसरे महीने अचीव करोगे, और आप किसी भी टाइम पे आपको लग रहा है कि आपने वो अचीव नहीं किया, देन यू टेक अ बैक स्टेप बैक, आप वो पहले उस चीज को अचीव करो। सो एनी रिहैबिलिटेशन एज डॉक्टर पुलक सेड इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चरल प्रोग्राम। इट्स नॉट जस्ट कि आपने लिख दिया एक्सरसाइज कर लेना। वो एक्सरसाइज फोकस कौन कर रहा है, वो एक्सरसाइज पे ध्यान कौन दे रहा है। डॉक्टर ही ध्यान नहीं देगा तो सीधे 2 महीने बाद पेशेंट आता है और हम बोलते हैं कि आपकी एक्सरसाइज सीख दी गई। पेशेंट बोलता है सर आपने तो एक्सरसाइज फिजियो लिख दी थी। तो वही एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का आपस में तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट का डिस्कशन करें कि सर आपके पेशेंट को ये एक्सरसाइज अभी नहीं कर पा रहा है,
तो एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी मसल इज डिफरेंट। उसमें लोगों की भी दिक्कत है ना, एक तो हर किसी को लगता है मैं अपना डॉक्टर हूँ, बिल्कुल। तो अगर आपने किसी को बताया अरे फिजियोथेरेपिस्ट का जाना मैं खुद ही कर लूंगा, तो वो खुद ही कर लूँ वाला जो एटीट्यूड है ना, उसकी वजह से आगे दिक्कत होती है। अच्छा, ये जितनी भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, इनको डिटेक्ट करने का क्या क्या तरीका, मतलब MRI ही कराना पड़ता है और भी तरीके पता लगाने के? नहीं, पहली बात तो हमारा गोल क्या है ये क्लियर होना चाहिए। हमारा गोल डायग्नोसिस या डिटेक्ट करना नहीं है, हमारा गोल क्या है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, हाँ जी, तो हमें सारा हमारा ट्रीटमेंट, सारा डायग्नोस्टिक शुड बी फोकस्ड ऑन दिस गोल, करेक्ट। कि रिटर्न टू। फिर हम उसमें हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन फाइंड आउट जस्ट बाय एग्जामिनेशन, जस्ट बाय हिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या था, उससे पता जाता है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट इवन नीड MRI, वी स्ट्रेट अवे इन्वॉल्व अ फिजियोथेरेपिस्ट, जो हमारा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, एंड देन वी स्ट्रक्चर अ प्रोग्राम, जैसा कि डॉक्टर आदित्य ने बताया, फॉर रिटर्न टू प्रीवियस फंक्शनिंग या फिर परफॉर्मेंस एनहांस करना, उससे भी बेटर परफॉर्मेंस लेवल पे। जी, समटाइम्स व्हेन MRI इज नीडेड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल्स वी हैव। एब्सोल्युटली। उसमें सब कुछ दिखता ही आई है। थिंक स्पोर्ट्स इंजरी के लिए MRI इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। उसमें सारी टिश्यूज दिखती है। आई थिंक जितने भी लोग सुन रहे हैं तो उनको बस ये डिफरेंशिएट करना है कि बोन में प्रॉब्लम है कि सॉफ्ट टिश्यू में प्रॉब्लम है। बोन में अगर प्रॉब्लम है तो एक्सरे और CT स्कैन एक टेस्ट होता है, और जब भी आप कोई सॉफ्ट टिश्यू की बात कर रहे हो, मांसपेशी की, तो MRI इज गोल्ड स्टैंडर्ड। बट एज डॉक्टर नमन सेड कि पहला चीज है डॉक्टर से मिलके उसको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना। अगर डॉक्टर ने अपनी एक्सपीरियंस से बता दिया टेनिस एल्बो, तो उस पेशेंट को MRI की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनी हाउ ही हैज टू फॉलो सेम प्रोटोकॉल। मैंने देखा है नॉर्मली जो है लोग आपके ट्रीटमेंट से इतना नहीं घबराते, पर MRI कराने से बहुत घबराते हैं। एक तो ना वो क्लॉस्ट्रोफोबिक, और ऊपर से उसमें जो हम तो गाने सुनाते हैं, आप कुछ और ही सुना रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से। बट इससे मतलब अगर फ्रीक्वेंटली तो नहीं कराता कोई, पर इससे बॉडी पे भी कोई फर्क So it पड़ता is a है? safe investigation. That is the best part about an MRI. It is a safe investigation, unlike CT scan. या X-ray में भी कुछ radiation exposure. MRI is an electromagnetic basically field that you are inside, so it is very safe. इवन डॉक्टर पुलक ने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज बोली। अगर कोई प्रेगनेंसी में भी कोई एक टेस्ट करा सकता है तो वो MRI ही है। अच्छा, तो MRI में रेडिएशंस नहीं होते। तो CT और X-ray से ज्यादा सेफ है हमारा। हाँ, बट ये बात आपने सही बोली कि कुछ लोग डरते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम क्लॉस्ट्रोफोबिक है ना, उसके अंदर और ज्यादा टाइम पे रुकना पड़ता है। Correct. CT 5 2-3-4 मिनट में हो जाता है, बट MRI के लिए 15-20 मिनट रुकना पड़ता है मशीन में। तो उसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव बता दूं कि कई बार अगर कोई अच्छा रेडियोलॉजिस्ट हो जिसने मस्कुलोस्केलेटल मतलब ऑर्थोपेडिक्स की रेडियोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो, तो वो अल्ट्रासाउंड में भी ये सब चीजें ढूंढ सकता है। अच्छा जी, तो जैसे टेनिस एल्बो है, प्लांटर फेशियाइटिस है, रोटेटर कफ, शोल्डर की प्रॉब्लम्स हैं, तो अच्छा रेडियोलॉजिस्ट एक अल्ट्रासाउंड मशीन से भी आपको एक ग्रेडिंग, बेसिक ग्रेडिंग करके दे सकता है कि व्हाट यू आर लुकिंग एट, ये प्रॉब्लम लग रही है। तो हम लोग अगर बहुत जरूरत होता है MRI या इफ पेशेंट इज नॉट गेटिंग बेटर तो वो कर सकते हैं। जी। अच्छा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये तो स्कैनिंग के तरीके हैं, पर जैसे इफ यू टॉक अबाउट जैसे नी रिप्लेसमेंट हो रही है आजकल, हिप रिप्लेसमेंट हो रही है, तो इसको लेकर भी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होगी। थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या नया आया है? So definitely knee replacement is a common surgery, सबसे Yeah. कॉमन सर्जरी है जो हम करते हैं और जो Correct. लोगों को ज़रूरत पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। सबसे पहले तो है रोबोटिक्स। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि रोबोट सर्जरी करता है, आप सर्जरी करते हैं, पर एक तो मुझे लगता है आप लोग की भी गलती है, यू शुड कॉल इट रोबोटिक्स, इट इज रोबो असिस्टेड Assisted, है exactly. ना, वो तो आपने गलत आंसर है। खुद ही दे दिया। बिल्कुल सही बात, वही फिर डॉक्टर के बिना कैसे होगी? बिल्कुल सही बात है। Exactly. रोबोटिक्स इज अ बिग थिंग इन नी रिप्लेसमेंट। उससे Yeah. हमारा डेफिनेटली प्रिसीजन बढ़ता है, हाँ जी, द लेवल ऑफ एरर रिड्यूसेस, क्योंकि Correct. एट द एंड ऑफ द डे सर्जन इज अ ह्यूमन बीइंग, सो Absolutely. someone is having a bad day, he might have more error. Yeah. रोबोट हमें ये इंश्योर करता है कि हमारा एरर कम हो, एक्यूरेसी बढ़े, जिससे कि पेशेंट आउटकम्स इंप्रूव होते हैं। सो नी रिप्लेसमेंट में एक रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो अब इंडिया में और दिल्ली में टीयर 1 सिटीज में बहुत इजीली एक्सेसिबल है लोगों को। जी। सेकंड है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जो पहले हम पूरा घुटना बदलते थे, नाउ वी हैव द एबिलिटी टू जस्ट चेंज हाफ द नी, जिससे कि दर्द कम होती है, रिहैबिलिटेशन तेज होता है, एंड यंगर पेशेंट्स में भी आप कर सकते हो। पर बॉडी पूरा घुटना जो है ज्यादा जल्दी अडेप्ट करेगा या पार्शियल करेंगे तो जल्दी? आधा घुटना, बिकॉज इट इज मोर आधे नेचुरल। क्योंकि बाकी वाली चीजें जो खराब नहीं थी वो तो आपने छोड़ दी छोड़ ना, दी। ऐसे इसका- कुछ। जल्दी रिकवरी भी जल्दी होगी। इसका एग्जांपल है कि समझ लीजिए सारी दीवार है, आपको लगा बस एक दीवार में प्रॉब्लम है, तो आप उस दीवार को ठीक करोगे। सो व्हाई टू चेंज द एंटायर नॉर्मल सिस्टम? एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो हम सब पेशेंट्स को बताते हैं और मुझे लगता है सबको बतानी चाहिए कि भगवान की दी हुई चीज बेस्ट है। Correct, वो तो सो है। द करंट प्रोटोकॉल इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम जॉइंट रिप्लेसमेंट टू जॉइंट प्रिजर्विंग। Very nice. रोबोट असिस्टेंट में भी ये फायदा होता है कि आप कम बोन काटते हो, बिकॉज जितनी आपको नेसेसरी है Accuracy बैलेंस बढ़ करने के लिए। सो इफ यू आर कटिंग मोर बोन, वो बोन वापस तो नहीं आएगी। Absolutely. तो एक बार आपने काट दी तो काट दी, तो पार्शियल के बाद टोटल कभी भी कन्वर्ट हो सकता है लेटर, जी। लेकिन टोटल के बाद कोई पार्शियल नहीं हो सकता। मतलब ये मतलब you can choose not to answer it because it's a very naive and a very layman question that I'm going to ask.
पर जैसे आर्थराइटिस होता है, कोई भी बीमारी होती है, क्या होता है कि घुटने के बीच में तो काट लीजिए धीरे धीरे करके, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर वो पतली होने लग जाती है और खत्म होने लग जाती है। नाउ आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ रील्स आल्सो नेट कि जापान ने फॉर एग्जांपल एक कोई इंजेक्शन इन्वेंट किया है कि आप इंजेक्ट कर दे तो कार्टिलेज फॉर्म हो जाएगा। अभी वो जब आएगी टेक्नोलॉजी, जब प्रूव होगा, जब कुछ होगा तब वो देखेंगे। पर फिलहाल जैसे हमारे घरों में जो है बोला जाता है गोंद के लड्डू खा लो, खरोड़े का सूप पी लो, या कुछ दवाइयाँ जैसे कार्टिजन वगैरह भी हैं शायद, तो क्या इससे वाकई में कार्टिलेज दोबारा रिक्रिएट हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं वो प्रिजर्व हो सकता है, सिर्फ बनेगा या नहीं बनेगा दोबारा? अब इसमें मैं आंसर देता हूँ। बनाने का काम ना बाहर से आप कितनी भी कोशिश कर लो तब तक नहीं होगा जब तक बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। करेक्ट। तो जो कार्टिजन है या जो कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं या जो भी सप्लीमेंट्स हैं, ग्लूज हैं, पहले आपको बॉडी को इतना वो बनाना पड़ेगा, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिससे आप नी का ख्याल रख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन आता है PRP, जो कि स्टेम सेल्स होते हैं आपकी बॉडी से ही लिया। करेक्ट। अब जिस बॉडी से लिया वो बंदा रोज सिगरेट पीता है, उसकी एज है 75 साल, उसको डायबिटीज भी है, उसको 50,000 चीजें हैं, तो उसकी बॉडी में ग्रोथ का पोटेंशियल कहाँ से आएगा? करेक्ट। तो आप वो इंजेक्शन लगा रहे हो तो इट इज वेस्ट। तो पहले आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको ये बॉडी को हेल्प करना है टू रीजनरेट या टू हील इटसेल्फ। तो दैट इज वन पॉइंट। एंड ब्लू के बारे में डॉक्टर आदित्य इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। मैं एक्चुअली इस पॉइंट को दो में डिवाइड कर देता हूँ, हमेशा पेशेंट को भी बताता हूँ कि यू आर हैविंग टू प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। करेक्ट। जो आपने सारी चीजें बोली वो बायोलॉजिकल थेरेपीज है, करेक्ट, राइट? वो बायोलॉजी बेटर करेंगी, वो आपके जॉइंट को सपोर्ट करेंगी, किसी की स्किन को सपोर्ट करेगी, किसी हेयर को सपोर्ट करेगी, किसी की जॉइंट को सपोर्ट करेगी। लेकिन आप अगर मैकेनिक्स ही ठीक नहीं कर रहे, मतलब किसी का घुटना ही टेढ़ा है, ठीक है, किसी का वेट ही बहुत ज्यादा BMI है, किसी की मसल स्ट्रेंथ पूरी पुअर है, बोन कमजोर है, प्रोटीन इंटेक है नहीं, विटामिन D, B12 सबका डिफिशिएंट आ रहा है, तो फिर वो बायोलॉजिकल थेरेपी ज्यादा लंबे टाइम काम नहीं कर पाएगी। सो दोज इंजेक्शंस, दोज कार्टिजन, दीज थिंग्स कैन जस्ट सपोर्ट यू, बट अंदर से आपको मैकेनिक्स भी चेंज करनी है, वो तो करनी है। ठीक है? तो ये जो आप इंजेक्शन बता रहे हो ना, ये इंजेक्शंस पहले भी आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ उससे, बट ये सारे के सारे तब तक काम कर रहे हैं जब तक किसी को ग्रेड 4 चेंजेस ना हो। ग्रेड 4 मतलब हड्डी पूरी भिड़ ना लगी। एक बार हड्डी भिड़ गई, नाउ द मैकेनिक्स हैज गॉन और वो कार्टिलेज अब खराब हो गया। ये सब तब काम करेगा जब किसी को ग्रेड 2, ग्रेड 3 में चेंजेस हो। तो एज डॉक्टर पुलक सेड, ये जो हमने जो स्टेप अप जॉइंट्स बनाया है, सो दिस इज द सेम थिंग ना, कि हम लोग प्रिवेंशन करना चाहते हैं। प्रिवेंशन करने के लिए पेशेंट को उस स्टेज में आना भी तो पड़ेगा हमारे पास। कोई अगर हमारे पास आई ग्रेड 4 में रहा है तो हम उसको इंजेक्शन जितने मर्जी लगा लें, हार्डली वर्क फॉर 3-6 months, 1 year. But if a patient is coming to us at the good age, 40, 45, 50, with a good lifestyle, good muscle strength, तो आप इनको इंजेक्शन लगाओगे, then that can perform for a more time. Absolutely. Just इनके इंजेक्शन से आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे रोबो असिस्टेड सर्जरी आ चुकी है, बट एज अ डॉक्टर आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम यू गाइस दैट जब आप ऑपरेशन करते हैं तो इज इट हार्ड, मतलब ऑफ कोर्स इट मस्ट बी सिंपलर विद द रोबो बिकॉज इट असिस्ट्स यू, बट इन टर्म्स ऑफ थकावट के मामले में जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप लेट्स से 10 सर्जरी कर रहे दिन में, तो अगर आप विदाउट रोबो करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए विद रोबो? I think What's more tiring? Please, What's more tiring? Because I think robo वाला ज़्यादा tiring I है. think robo is a little more tiring. Yeah. But after a while, once you're learning curve, आप एक बार सीख, तो आपका हाथ खुल जाता है ना 20-25 केस के बाद। फिर भी because एक resistance है ना उस चीज़ का। पर 20-25 केस के बाद बहुत स्मूथ हो जाती है चीजें। पर पहले 20-25 केस में डेफिनेटली थकावट ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लगता है, एवरीथिंग इज मोर। तो सर्जरी, नंबर ऑफ सर्जरीज भी कम हो जाएंगे दिन के। डेफिनेटली, इसलिए बहुत रोबोट रेजिस्ट किया जाता है बहुत जगहों पे, क्योंकि रोबोट से आपकी ओटी एफिशिएंसी और वो सब चीजों पे इफेक्ट आता है। मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डे कम हो जाता है, बट लर्निंग कर्व मतलब जैसे जैसे बेटर होता जाएगा, जैसे जैसे आप 30-35 सर्जरी पहुंचते हो, आप इट बिकम्स। तो यूके वगैरह की स्टडीज हैं जो सर्जन पहले रोबोट से नहीं करते थे, अब रोबोट से कर रहे हैं और उन्होंने 100-200 केसेस अब कर लिए हैं। सो नाउ दैट देयर टाइम इज मैचिंग। प्लस इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टीम बिल्डिंग। सो ओटी एफिशिएंसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्जन अलोन। करेक्ट. If Dr. Pulak is operating, if I am operating, I am doing maybe let's say the skillful part or brain वाला part, but बाकी लोगों की skills and brains are equally important. अब अगर नर्स आपकी ट्रेन नहीं है, आपका जो एनेस्थेटिस्ट है वो सीनियर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, वही आपके स्पाइनल इंजेक्शन में इतना टाइम लगा देगा, आधा घंटा लग जाएगा, देन मतलब आपकी एफिशिएंसी। तो एक पूरी टीम होती है, इट इज़ अ टीम, सो दैट्स व्हाई वी थ्री वर्क टुगेदर। अगर मान लो डॉक्टर आदित्य की सर्जरी है, he is the chief surgeon, then either me or Dr. Pulak will be in the OT. We will take care of everything else. सारी चीजें are streamlined so that he can perform at his 100%. If I am there in the OT, these two guys
make sure कि पूरी टीम aligned है, from the guy who's shifting the trolley, from the person who is putting up the x-rays, who's giving the drugs, the person behind the screen, anesthesiologist, from the nurse जो पीछे बाद में वो brace लाएंगे, everything is aligned. That's why team building से ही आपकी efficiency है. robotic अपनी तरफ है, टेक्निक अपनी तरफ, नई टेक्निक, रोबोट चला जाएगा, कोई और टेक्निक आ जाएगी, फिर कुछ और आ जाएगा. अल्टीमेटली इट्स अबाउट द टीम. एक्चुअली आप ऐसा समझो कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग की ऐसी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है कि मैं बस करूँगा एक स्टेप और अगला स्टेप मुझे बस हाथ यूँ करना है, तब तक द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट. सो ये बार बार पीछे मुड़ के देखना, कोई ढूंढ रहा है, ये सब चीज़ें ना हो तो इससे सर्जिकल टाइम भी रिड्यूस होता है और पेशेंट्स के आउटकम्स भी बेटर होंगे. सो व्हेनेवर वी डू, हम लोग हमेशा बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स, एनी सर्जरी इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर अ सिंगल पर्सन. पूरी टीम एक्चुअली पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व है. और आप लोगों ने बड़ी अच्छी टीम बनाई और बहुत चीज़ें आज मुझे बताई. एंड आई थिंक इट्स एन आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जब आपको बिजनेस मॉडल उठा लेंगे फटाफट से, ये तो हमें करना चाहिए. पर बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. हाँ, एक्चुअली सबको करना चाहिए. एब्सोल्युटली. अब आप एक एक करके, क्योंकि आपको बहुत फॉलोअर हैं, सबको बोले कि मेरे को फॉलो करें. मेरे को करें, मेरे फॉलो बढ़ाने. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. अपने एक एक करके ना फटाफट इंस्टा हैंडल्स बता दीजिए सब. तो माय इंस्टा हैंडल इज डेली डॉक्स, डेली डॉक्स, बट इसमें H को L करना, so DELLIDOCS, डेली डॉक्स. I am Dr. Pulak Vatasya Ortho. That's my Insta handle. Very straightforward. Okay. And as everyone said, I'm a sports injury surgeon, so my Insta handle is draditya.sports. वहाँ पर भी जाके आप इन्हें डीएम कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं या मुझे करिएगा. मेरा है हैशटैग और ऐड कुछ भी लगा लीजिए, खुराफात नितिन सर्च कीजिएगा और इनसे पहले मुझे फॉलो कर लीजिएगा. रही मेरे साथ 90% नितिन का, मैं हूँ खुराफात नितिन. थैंक यू सो मच. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर. मतलब प्लेजर माइन. आपके तो हम फैंस रहे हैं. सुनो, फॉलो करो.